स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज आपकी होने वाली है पज़ल की 9th क्लास। ओके, 8 क्लास ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं। ये आपकी 9th नंबर की क्लास है जिसमें आपके पज़ल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ओके, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल हैं जो आपके SBI क्लर्क, PO और भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी एक पज़ल से आपके 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन और जो आपका एग्ज़ाम होते हैं जैसे RRB NTPC हो गया और भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपके एक पज़ल से एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन पज़ल आपकी वो भी होती है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें डिटेल में सभी चीज़ें, टिप्स, ट्रिक्स एंड कैसे पढ़ते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं पज़ल को, कैसे कौन सा स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, ये सारी बातें डिटेल में बताई गई हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी पज़ल नंबर 1 के साथ। ओके, इस पर्टिकुलर जो आपका सेशन है 9th क्लास है, इसमें आपकी रैंकिंग की पज़ल है। ओके, सर्कुलर पज़ल है जिसमें आपका फैमिली जनरेशन की भी बात हुई है साथ साथ। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें आपकी बहुत ही यूनिक और डिफरेंट पज़ल्स कराई गई थी। ओके, क्लासेस आ रही हैं, ये एक लेवल वाइज आ रही हैं। पहले आपको सिंपल कराई जाएंगी, फिर मीडियम एंड देन एडवांस, देन इस टाइप से बिगिनर टू एडवांस आपका चलेगा। आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि क्लास 1 आपकी एकदम हाई लेवल की होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको सब समझ आएगा, सब डिटेल में समझ आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपनी पज़ल नंबर 1 के साथ। ओके, ये आपका है पज़ल नंबर। ये है आपकी पहले नंबर की पज़ल। ओके, इसमें आपको डायरेक्शन दी गई है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आपको इन्फॉर्मेशन को बहुत केयरफुली या फिर ध्यान से पढ़ना है और जो भी आंसर पूछा जाए उसका आंसर करना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, 8 पीपल हैं, KPTJMUB एंड F आर गोइंग ऑन अ ट्रिप वन आफ्टर अनदर। ओके, यानी 8 लोग हैं जो एक के बाद एक ट्रिप पर जा रहे हैं। कौन पहले जाता है, कौन बाद में, किसके बीच में कितने लोग जाते हैं, ये सब आपको पता करना है। ओके, जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया कि पज़ल को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले आपको पज़ल को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। फिर आपको जो भी फिक्स स्टेटमेंट समझ आए उसमें आपको उसे पिक करके फिर अपनी पूरी पज़ल को बनाना शुरू करना होता है। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और बनाना अपनी पज़ल को शुरू करते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही आपको लैंग्वेज में बताया गया, आपको जैसे सही लगे बनाना वैसे आप बनाइए। ओके, 8 लोग हैं, PTKJMUBF। ओके, कह रहा है 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन F एंड K। ओके, कह रहा है 2 पर्सन हैं F और K के बीच में जाने वाले, F एंड K। ओके, नेक्स्ट लाइन है नो वन इज़ गोइंग आफ्टर P, यानी जो P है उसके बाद कोई नहीं जा रहा है, तो P के बाद कोई नहीं जा रहा है। P जो है वो आपका एंड पे कहीं होगा। ओके, एंड में गया है तो एंड में ही आपका ये अरेंज होगा। ओके, नेक्स्ट है K इज़ गोइंग आफ्टर B। K जो है वो B के बाद में जा रहा है, तो B आपका कहीं यहाँ पर होगा तभी उसके बाद में K जा पाएगा। ओके, नेक्स्ट है ओके, तो B आपका यहाँ पर बैठ जाएगा तभी K जो है उसके बाद जा पाएगा। यानी नेक्स्ट है T इज़ गोइंग जस्ट बिफोर U। T जो है वो U के जस्ट पहले जा रहा है, तो T के बाद U आएगा आपका, चाहे आपका कहीं भी आए, T के बाद ही U आएगा। नेक्स्ट लाइन है K इज़ नॉट गोइंग जस्ट बिफोर P। K जो है वो P के बाद में नहीं है, यानी P जो है उसका एंड यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर P हम यहाँ पे बिठा देते तो ये तो लाइन का एंड हो जाता या आपके ऑर्डर का एंड हो जाता, क्योंकि P के बाद हमारे पास दिया है स्टेटमेंट कि कोई भी नहीं जा रहा है P के बाद। ओके, नो वन इज़ गोइंग आफ्टर P। नेक्स्ट लाइन है कि द नंबर ऑफ पर्सन इज़ गोइंग बिफोर B इज़ सेम एज नंबर ऑफ पर्सन हु आर गोइंग आफ्टर K। ये लाइन ही इम्पॉर्टेंट है और ये लाइन हमारी पूरी पज़ल को बनाने में हेल्प कर देगी। ओके, कह रहा है B के पहले जितने लोग जा रहे हैं उतने ही K के बाद लोग जा रहे हैं। ओके, यानी B और K के जो इधर B एंड K के
पहले और बाद में इक्वल नंबर ऑफ़ पर्सन्स आपके हैं, ओके। बी एंड के आपके 2 तो ये हो गए, टोटल 8 लोग हैं, तो आपके 2 हट जाएंगे, बचे कितने, 6 लोग। 6 को आपको अरेंज करना है, तो बी के पहले 3 होंगे और के बाद में 3 होंगे, तो बी के पहले 3 लोग हो गए, ओके। सो यहाँ पर बी के पहले हमने 3 लोग कह दिए, 1 2 और ये रहा 3, एंड के बाद में 3 हो जाएंगे, तो 1 2 3, ओके। एंड जैसा कि हमको पता है कि पी लास्ट में है, तो पी तो डेफिनेटली यहीं पर बैठ जाएगा, ऊपर है ना कि नो वन इज़ गोइंग आफ्टर पी, तो पी के बाद में कोई जा नहीं रहा, तो पी तो सबसे लास्ट में गया, तो पी हमारा यहाँ पर बैठ गया, ओके। नेक्स्ट है कि एफ़ इज़ गोइंग जस्ट आफ्टर एम। एफ़ जो है वो जस्ट आफ्टर एम के जस्ट बाद में जा रहा है, तो एम यहाँ पर आपका बैठ जाएगा, तभी एफ़ आपका उसके बाद जाएगा, ओके। सो अभी हमारी पज़ल है इनकम्प्लीट, क्योंकि अभी 3 प्लेस आपके भरने बाकी हैं, या ये कहें कि 3 लोगों को बैठाना बाकी है। तो देखा हमने एक ऊपर एक लाइन थी कि टी इज़ गोइंग जस्ट बिफोर यू, यानी टी और यू आपके इकट्ठा कहीं आएंगे और यू के जस्ट पहले टी आएगा, तो इसके लिए यही एक सुटेबल जगह है, ओके। टी और यू आपके यहाँ बैठ गए, अब बचा कौन, एम हो गया, एफ़ हो गया, ओके। अब बचा है आपका जे, तो जे को आप यहाँ पे बिठा दीजिए। सो इस तरीके से आपका जो ऑर्डर था, रैंक ऑर्डर था लोगों को बैठाने का या पर्सन्स के ट्रिप पे जाने का, वो हमारा सेट हो गया है। सो एक बार फिर से हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ के चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन एफ़ एंड के, तो एफ़ और के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। नो वन इज़ गोइंग आफ्टर पी, तो पी हमारा एंड में है, एंड में गया है। के इज़ गोइंग आफ्टर बी, बिल्कुल राइट है। टी इज़ गोइंग जस्ट बिफोर यू, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट लाइन है के इज़ नॉट गोइंग जस्ट बिफोर पी, तो बिल्कुल के बहुत पहले है, पी के चला गया है, बाद में या आसपास कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ़ पर्सन इज़ गोइंग बिफोर बी इज़ सेम एज नंबर ऑफ़ पर्सन और गोइंग आफ्टर के, तो ठीक है, बी के पहले 3 है, के बाद में 3 है, हो गया, ये भी फॉलो कंडीशन हमारी। नेक्स्ट हमारी है कंडीशन कि एफ़ इज़ गोइंग जस्ट आफ्टर एम, तो बिल्कुल एफ़ और एम हमारे सही तरीके से बैठ गए। तो सभी को हम लोगों ने चेक कर लिया, हमारे सारे जो स्टेटमेंट हैं, कंडीशंस हैं, वो सब फॉलो हो रही हैं, और ये हम कह सकते हैं कि हमारी ये पज़ल एकदम करेक्ट बनी है। सो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एक एक स्टेटमेंट को लेते हुए प्रॉपर एक ऑर्डर अरेंज किया, लोगों को बिठाया, ठीक है, जिसमें हमारा सभी जो है वो बैठ गया आराम से। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आप गलत कर देते, तो आपकी पज़ल एंड में जा गलत हो जाती, ओके। इसलिए जो है ना, पज़ल को पढ़ना बहुत ध्यान से ज़रूरी होता है। सो अब हमसे एंड में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज़ और आर गोइंग आफ्टर जे, ओके। सो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन जो हैं आर गोइंग आफ्टर जे, तो जे के आफ्टर हमें जो है पर्सन वो ये देखने को मिल रहे हैं, बी के टी यू पी, यानी बी के टी यू पी 5 पीपल हैं, तो 5 पर्सन आपके हैं जो जे के बाद जा रहे हैं। सो इस तरीके से हमारी ये पहली नंबर की पज़ल हो जाती है कंप्लीट, ओके। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पज़ल की ओर। ओके, सो ये है आपकी पज़ल नंबर 2, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और आपको पज़ल बनाना है, ओके। एंड अभी आपकी जो है पज़ल ना तो फ्लोर पज़ल है, ना लीनियर पज़ल है, ना सर्कुलर पज़ल है, ओके। डिफरेंट टाइप की पज़ल है, बस आपको अरेंज करना है, आपको लोगों का जो पसंद है उसको उनके साथ ही बिठाना है, उनके साथ ही उसे एडजस्ट करना है, ओके। तो पढ़ते हैं पज़ल। अब तरह की देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन ए बी सी डी ई, each one of them is horticulturist, one is physicist, one is a journalist and one is industrialist and one is an advocate, ओके। तो कोई आपका यहाँ पर हॉर्टिकल्चरिस्ट है, कोई फिजिसिस्ट है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई एडवोकेट है, बट एक ऑर्डर इनका प्लेस नहीं है, ना ही इस ऑर्डर में ये सब हैं, ओके। कह रहा है 3 ऑफ देम ए सी एंड एडवोकेट प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ओके। ए सी और एडवोकेट हैं जिन्हें कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है, ओके। सो एक तो इसमें इनके आपके प्रोफेशन दे दिए,
5 लोगों के प्रोफेशन आपको दे दिए। एंड सेकंड चीज़ इसमें ऐड कर दी है कि इन पाँचों को या तो टी या कॉफ़ी में से कुछ पसंद है। ओके, सो चलिए अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए ABCDE। ओके, एंड क्योंकि इनके प्रोफेशन फिक्स है नहीं तो उन्हें हम बाद में फ़िक्स करेंगे। ओके, आपका कह रहा है AC एंड एडवोकेट प्रेफर टी। तो इतना तो पता चल गया कि A आपका टी पसंद करता है, तो टी को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड कॉफ़ी को हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे। AC एंड आपका जो एडवोकेट है वो टी पसंद करता है। ओके, तो एडवोकेट का अभी हमें पता नहीं है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कोई भी एडवोकेट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया था इंडस्ट्रियलिस्ट डी एंड ए आर फ्रेंड्स टू वन अनदर बट 2 ऑफ देम प्रेफर कॉफ़ी। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट डी और ए एक दूसरे के दोस्त हैं और लेकिन उनमें से 2 को चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट डी और ए को कॉफ़ी पसंद है, इनमें से 2 को कॉफ़ी पसंद है। तो यानी जो भी आपका इंडस्ट्रियलिस्ट होगा उसे आपका कॉफ़ी पसंद होगी, और जो आपका एडवोकेट होगा आप एक जगह ऐसे लिख सकते हैं, उसे आपका टी पसंद होगी। ओके, तो यहाँ पर ए तो हो नहीं सकता, डी हमारा कॉफ़ी पसंद करने वाला एक मिल गया ऑप्शन, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट तो कोई भी हो सकता है, ऐसे तो हम नहीं किसी को भी इंडस्ट्रियलिस्ट बना दें। ओके, सो थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें आपका लास्ट में एक लाइन दी गई है, बी और जर्नलिस्ट चाय से ज़्यादा कॉफ़ी को पसंद करते हैं। यानी बी आपका जो है वो कॉफ़ी पसंद करता है। एंड बचा आपका ई वाला, तो ऊपर आपको दिया गया है कि 5 में से आपको जो है वो 3 ऑफ देम जो है वो टी को प्रेफर करते हैं, तो बचा हमारा ई, ये टी को प्रेफर करेगा। ओके, नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियलिस्ट डी और ए एक दूसरे के दोस्त हैं। ओके, लेकिन उनमें से 2 को चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट डी और ए, तो डी आपका हो नहीं सकता, ए आपका हो नहीं सकता, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा आपका बी, क्योंकि कॉफ़ी पसंद करने वाला है ना। ई हम नहीं ले सकते क्योंकि ई को तो ऑलरेडी चाय पसंद है, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट आपका हो गया फिक्स बी है। ओके, अब हम लोग वापस आते हैं अपने थर्ड नंबर के पॉइंट के ऊपर। उसमें लिखा है कि उनमें से 3 ए, सी और एडवोकेट कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करते हैं। यानी आपका ए एडवोकेट है नहीं, सी एडवोकेट है नहीं, तो बचा कौन, ई। तो ई आपका हो जाएगा एडवोकेट। ओके, सो ये आपका हो गया इतना फिक्स। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कि बी और जर्नलिस्ट चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करते हैं। यानी बी और जो दूसरा जर्नलिस्ट है वो आपका कॉफ़ी पसंद करता है, तो बी आपका जर्नलिस्ट हो नहीं सकता, तो डी आपका जर्नलिस्ट हो गया। ओके, बचे हमारा सी और ए का अभी प्रोफेशन बचा है। इसमें लास्ट 5th वाला पॉइंट है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट सी का भाई है। यानी सी का भाई है तो हॉर्टिकल्चरिस्ट आपका ए हो जाएगा। ओके, एंड बचा आपका सी का प्रोफेशन, तो सी आपका हो जाएगा फिजिसिस्ट। ओके, इस तरीके से हम इन लोगों को इनका प्रोफेशन और इनका फेवरेट टी एंड कॉफ़ी सेट कर देंगे, प्रॉपर फिक्स कर देंगे। अब हम लोगों की ये पज़ल हो गई है कंप्लीट, और हमारी पूरी पज़ल सही बनी है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने एक एक स्टेटमेंट को ध्यान में पढ़ते हुए फ़िक्स किया था। सो इस तरीके से आपने देखा कि एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हुए हमने फ़िक्स किया है। इसी तरीके से इस टाइप की पज़ल आपकी बनती हैं। आपको टी कॉफ़ी की जगह कुछ और, कोई व्हीकल दे देगा, कोई क्लोथिंग आपका एसेसरीज़ दे देगा, सो और प्रोफेशन भी बदल देगा। सो इस तरीके से आपकी पज़ल ये बनेगी। ध्यान आपको सिर्फ आपके स्टेटमेंट्स पे देना है जो आपसे कहा जाए, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स में ही हमारा आंसर, हमारी पज़ल का सॉल्यूशन छुपा होता है। ठीक है, एंड अगेन पज़ल को उठाना आपको उस पॉइंट से है जो पॉइंट्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को फिक्स करता हो, यानी जिसमें हम कोई डाउट ना रहे है या नहीं। तो इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कर रहा है वही स्टेटमेंट से हमें अपनी पज़ल को पिक करना है, बनाना शुरू करना है। ओके, सो यहाँ हमारी ये सेकंड पज़ल पूरी हो जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की पज़ल के ऊपर।
ओके, सो ये है आपकी 3rd नंबर की पज़ल, रैंकिंग की है। 5 दोस्त हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए हैं, टोटल 100 मार्क्स में से। ओके, पहला स्टेटमेंट है एस स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ओनली टी, यानी एस के जो हैं वो ज़्यादा मार्क्स आए हैं केवल टी से। एस को केवल टी से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, बाकी सबसे कम। ओके, तो एस को केवल टी से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, इस तरीके से हम इसे मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट है आर ने पी से कम अंक प्राप्त किए हैं। आर ने पी से कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी पी ने ज़्यादा प्राप्त किए हैं। ओके, अगला है केवल एक व्यक्ति ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी बाकी सब ने क्यू से कम प्राप्त किए हैं। ओके, तो 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से इस लाइन से हम ये कह सकते हैं कि क्यू आपका 2nd पोजीशन पर है, बाकी सब उससे कम है। ओके, तो देखते हैं आगे। द वन हु स्कोर्ड 2nd हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड 87 मार्क्स। 2nd हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो आपके जो है वो 87 मार्क्स उसने स्कोर करे हैं। ओके, यहाँ पर एक लाइन है कि एस ने केवल टी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एस ने केवल टी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बाकी सबसे कम। तो एस यहाँ पर आएगा और टी से उसके अंक ज़्यादा हो जाएंगे, बाकी सबसे ऑटोमेटिकली जो है वो कम ही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा एक स्टेटमेंट था कि आर ने पी से कम अंक प्राप्त किए हैं। आर ने पी से कम अंक प्राप्त किए हैं। आर ने पी से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो आर यहाँ पर हो नहीं सकता आपका, वरना पी से आपका ज़्यादा हो जाएगा इसका। इसलिए यहाँ से आपका जो रिज़ल्ट निकला फाइनल वो निकला कि पी आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करता है एंड बाकी सब आपके कम। ओके, सो इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने पूरा अरेंज कर लिया इनका ऑर्डर एंड आपसे फिर एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। ओके, सो इस तरीके से आप सभी ने देखा कि पज़ल कितनी आसानी से बन गई। ओके, एंड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होती हैं जिन्हें आप साइड में एक जगह नोट कर लीजिए या फिर अपने दिमाग में रखिए, जब भी आपको ज़रूरत लगे उसे पॉइंट आउट करिए एंड फिक्स करिए। ओके, सो पज़ल आपका बहुत ही देखा जाए तो सिंपल है, लेकिन तब जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है तो आपके लिए इससे कठिन कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको इजी लेवल के बिगनर लेवल्स की पज़ल तो आसानी से समझ आ जाएंगी, लेकिन जो फिर हाई लेवल होती हैं जिसमें 3-3 4-4 कंडीशंस और एलिमेंट्स ऐड होते हैं वो आपसे नहीं हो पाएंगी। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप पज़ल को सॉल्व करें। ये नहीं कि अचानक से बहुत कठिन वाली पज़ल लेके बैठ गए और फिर वो बन रही फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बिगिनर्स, इजी, मीडियम ऐसे अपने लेवल को अप करें एंड चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 4 नंबर की पज़ल की ओर। ओके, ये आपका बॉक्स वाली पज़ल है, राइट। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको दी गई है, जिससे आपको जो भी सही लगे, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, यानी इस पज़ल को सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन तो फिर अपने आप ही हो जाएंगे। सो पढ़ते हैं। 9 डिब्बे हैं ABCDEFGHI। ओके, एक के ऊपर इन्हें रखा गया है, एक के ऊपर एक, बट ज़रूरी नहीं है इसी लाइन में रखा गया हो, यानी ABCDEFGHI ऐसे ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब आपका इम्पॉर्टेंट शुरू होता है स्टेटमेंट। पज़ल का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये स्टेटमेंट्स होते हैं। इनको पढ़ने में अगर आप गलती करेंगे तो आप अपनी डेफिनेटली पज़ल गलत ही कर लेंगे, इसलिए इन्हें पढ़ते टाइम आप ध्यान रखें। ओके, सो आपको बोला है कि A B के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं। A के ऊपर और नीचे समान संख्या में डिब्बे रखे गए हैं। B के ऊपर रखे गए डिब्बों की संख्या C के नीचे रखे गए डिब्बों की संख्या के समान है, राइट। C और I के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। एक डिब्बा A और G के बीच रखा गया है जो I के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है कि F और D के बीच कोई डिब्बा नहीं रखा गया है जो F के ऊपर नहीं रखा गया है। E को H के नीचे रखा गया है, जिसे D के ठीक नीचे रखा गया है। ओके, अभी इंग्लिश में हम लोग पढ़ लेते हैं। सो पज़ल है 9 बॉक्सेस हैं ABCDEFGHI आर केप्ट वन अबव द अदर, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन A and B।
Equal number of boxes are kept above and below A. Number of boxes kept above V is same as number of boxes kept below C. Only 2 boxes are kept between C and I. 1 boxes is kept between A and G. G which is not, यहाँ जो आपका which यूज़ हुआ है या हिंदी में जो यूज़ होता है वो हमेशा सेकेंड वेरिएबल के लिए होता है. ओके, यानी यहाँ पे जो G है इसके लिए ये which यूज़ हुआ है. तो आप ये छोटी सी पॉइंट होते हैं मगर आपको बहुत हेल्प करेंगे. G which is not keep immediate above I. जो पजल की फ़र्स्ट और सेकंड क्लास थी उसमें आपको बेसिक, इमीडिएट, लेफ़्ट, इमीडिएट, राइट इन सब का डिटेल में बताया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर. नो बॉक्स इज़ केप्ट बिटवीन F एंड D. D विच इज़ नॉट केप्ट अबव F. E इज़ प्लेस्ड बिलो H विच इज़ केप्ट इमीडिएट बिलो D. सो ये था हमारा पज़ल को पढ़ना. ठीक है, आपको जो हमने इतना धीमे धीमे पढ़ा आपको इसको बहुत जल्दी जल्दी स्कैन करना है एक तरीके से, और इसके साथ साथ ही आपको पैरेलल में कुछ पॉइंट्स भी लिखने हैं, जैसा कि अब हम लोग आगे लिखेंगे. ओके, सो ये जो काम है पढ़ने का और इसको पढ़ने के साथ साथ ये समझने का कि ये कितनी देर में होगी पज़ल सॉल्व, ये आपको बहुत जल्दी करना है. ओके, सो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा. सो अब हम लोग करते हैं अपनी पज़ल्स को सॉल्व. राइट, सो अब हम लोग पज़ल को ध्यान से पढ़ते हैं और इसके साथ साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखते जाते हैं और पज़ल को बनाते जाते हैं. तो पज़ल कह रहा है 9 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, यानी 9 डिब्बे हैं. आप चाहें तो ऐसे बॉक्सेस बना लें या फिर आप सीधे लिखते जाएं. ठीक है, ऐसे 9 हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9. राइट, सो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. सो बात अब ये है कि आपको पढ़ना है और आपको जो जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप लैंग्वेज में इन्हें पढ़िए. सो हम लोग पढ़ते हैं कि 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन A एंड B. ओके, यानी 3 बॉक्सेस हैं A और B के बीच में. A और B के बीच में आपके 3 बॉक्स रखे हुए हैं. ओके, सो पैरेलल में हमें ना 2-2 कंडीशन लेकर चलना होगा, क्योंकि एक कंडीशन अगर गलत भी हो जाए तो भी हमारा पज़ल जो है एट द एंड प्रॉपर सही हमें करेक्ट मिल जाए. इसलिए दूसरी भी ले लें. A और B के बीच में 3 डिब्बे रखे गए हैं, यानी 1 2 3 और ये रहा B. राइट, नेक्स्ट आपकी लाइन है कि A के ऊपर और नीचे समान संख्या में डब्बे रखे गए हैं. इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट अबव एंड बिलो A. यानी A जो है वो हमारा मिड में है, जितने A के ऊपर बॉक्सेस हैं उतने ही A के नीचे बॉक्सेस हैं, यानी टोटल 9 है. तो ये हमारा 9th नंबर है. 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे. ओके, सो देख लेते हैं. 1 1 2 3 4 1 2 3 4. राइट, नेक्स्ट होता है कि इसमें भी देख लें 1 2 3 4 हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट. नेक्स्ट है कि B के ऊपर रखे गए डिब्बों की संख्या C के नीचे रखे गए डिब्बों की संख्या के इक्वल है. ओके, नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव B इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो C. यानी B के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 और C के उतने ही नीचे हैं. ओके, सो दोनों ही कंडीशंस में ये C को हम लोगों ने पुट कर दिया. अब देखिए तो C के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, उतना ही B के ऊपर भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारी कंडीशन फॉलो हो गई है. सेम हम लोग अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी जो लेकर चल रहे हैं उसके साथ भी साथ में करते चलेंगे. अगली लाइन है ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन C एंड I. ओके, C और I के बीच में 2 बॉक्सेस हैं. C और I के बीच में 1 और 2. I कहीं यहाँ पर आ जाएगा. ओके, 1 और 2 I हमारा यहाँ आ जाएगा. ओके, तो A और
जो सी और आई है उसके बीच में हमारे 2 लोग हो गए, 1 2, 1 और 2, राइट। अगला स्टेटमेंट है 1 बॉक्स इज़ केप्ट बिटवीन ए एंड जी। 1 बॉक्स इज़ केप्ट बिटवीन ए एंड जी विच इज़ नॉट केप्ट इमीडिएट अबव आई। यानी एक बॉक्स है ए और जी के बीच में, जी जो कि हमारा आई के इमीडिएट ऊपर तो है नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा एक बॉक्स है तो जी हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा, राइट। और दूसरी वाली कंडीशन में जो जी है वो बैठेगा, उन्हें बैठा दिया जी को, ओके। कंडीशन कह रहा था कि जो जी है वो आई के इमीडिएट अबव नहीं बैठा है, इसलिए इस वाली लाइन में हम जी को यहाँ नहीं बैठा सकते थे क्योंकि वो आई के एकदम ऊपर हो जाता। इसलिए ए और जी के बीच में यहाँ पर एक पर्सन को रख दिया, यानी एक बॉक्स को रख दिया है। इस कंडीशन में जो आई है वो हमारा ऊपर है, ना कि जी। हमको दिया गया है कि जी को नहीं बैठाना है, यानी जी को नहीं रखना है, जी नहीं रखा है, इसलिए जी हमारा नहीं रखा है, ओके। नेक्स्ट आपकी लाइन है नो बॉक्स इज़ केप्ट बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं रखा, यानी एफ और डी जो है वो साथ साथ चलेंगे। और अगली लाइन ये कह रहा है कि एफ जो है वो अबव है डी के, यानी डी विच इज़ नॉट केप्ट अबव एफ। डी ऊपर नहीं बल्कि एफ ऊपर है, ठीक है। सो एफ हमारा ऊपर होगा और डी नीचे होगा, ये साथ साथ चलेंगे, ओके। सो यहाँ पर इस पज़ल को देखें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास ये एफ़ की जगह हो गई और ये डी की जगह हो गई, ओके। और यहाँ पर हम देखें अगर, सो अब हम लोग यहाँ पर भी एफ़ और डी को बैठा देते हैं, तो एफ़ यहाँ पे बैठ गया और डी यहाँ बैठ गया, ओके। एक बार क्लियर करके लिख देते हैं। सो अगली लाइन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रही है ई इज़ प्लेस्ड बिलो एच, एच विच इज़ केप्ट इमीडिएट बिलो डी। यानी ई जो है वो एच के नीचे कहीं प्लेस है, ओके। उसकी जो पोजीशन है वो एच बॉक्स के नीचे ही कहीं वो बॉक्स रखा है, और एच के लिए यूज़ हुआ है कि वो डी के इमीडिएट बिलो है, ओके। तो एच की अब पोजीशन एक ये वाली निकल कर आई कि एच को यहाँ पर प्लेस कर देना चाहिए, यही उसके लिए फ़िक्स जगह है क्योंकि वो डी के एकदम नीचे है, ओके। नेक्स्ट आपका लाइन है कि ई इज़ प्लेस्ड बिलो एच, यानी ई जो है वो कहीं नीचे ही बैठा है, तो ये जी के पास वाली जो स्पेस है ये खाली है, यहाँ पर हमारा ई बैठ जाएगा, ओके। सो इस कंडीशन की अगर हम ध्यान से देखें भी तो यहाँ पर हम ई को यहाँ प्लेस कर देंगे, चलो ठीक है, और एच यहाँ आ जाएगा। लेकिन जो एच की कंडीशन है कि वो डी के इमीडिएट नीचे है, इमीडिएट बिलो है, तो वो तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो पा रही है, इसलिए हमारी जो ये वाली कंडीशन है ये जो हमारी ये वाली कंडीशन है ये तो गलत हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग अपनी पज़ल को चेक कर लेते हैं कि सही बनी है कि नहीं। तो सारे स्टेटमेंट को पढ़ते जाइए और इसे मैच कराते जाइए। कह रहा है 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में 3 है, 1 2 3, ओके। नेक्स्ट कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट अबव एंड बिलो ए, मतलब ए के ऊपर जितने बॉक्स हैं उतने ही नीचे हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन, ये भी फॉलो हो गया। अगली लाइन है सी नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव बी इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो सी, यानी बी के नीचे जितने हैं उतने ही सी के ऊपर हैं, इक्वल नंबर हैं, तो बिल्कुल सही है, ओके, ये भी डन है। नेक्स्ट है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड आई, तो ये रहा हमारा सी और ये रहा आई, और दोनों के बीच में हमारे इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ओके, 2 नंबर हैं। अगला स्टेटमेंट है 1 बॉक्स इज़ केप्ट बिटवीन ए एंड जी, तो बिल्कुल ए और जी के बीच में एक बॉक्स है। जी के लिए कह रहा है कि वो आई के एकदम ऊपर नहीं बैठा है, तो जी हमारा आई के एकदम ऊपर नहीं बल्कि यहाँ पे नीचे बैठा दिया है, तो ये भी फॉलो हो गई लाइन। अगली लाइन है कि नो बॉक्स इज़ केप्ट बिटवीन एफ एंड डी, सो
एफ़ और डी के बीच में कोई बॉक्स नहीं बैठा है और एफ़ जो है वो ऊपर भी है डी के, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि डी जो है वो एफ़ के बिल्कुल नीचे है, यानी नीचे है, वो ऊपर नहीं रख सकता वो बॉक्स। ओके, सो अगला है कि ई इज़ प्लेस्ड बिलो एच। ई जो है वो एच के कहीं ना कहीं नीचे है। अब यहाँ पे बिलो बोला है, इमीडिएट नहीं बोला है, इसलिए हम कहीं ना कहीं उसको नीचे बैठाएंगे, ना कि एकदम नीचे। तो ये थोड़ा आपका बेसिक डिफरेंस हो जाता है। आपको पज़ल की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। जितना जल्दी आप पज़ल की जो लैंग्वेज है वो समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आपकी पज़ल बनने लगेंगी। सो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जो डी है वो एच है वो डी के एकदम नीचे है, यानी नीचे रखा हुआ बॉक्स है। सो बिल्कुल डी के नीचे हमारा एच आ रहा है। सो जैसा कि हमने पूरी पज़ल को मैच कर लिया, हमारी पज़ल ये एकदम करेक्ट बन गई है। अब इस पज़ल से रिलेटेड हमें एक नहीं दो नहीं कितने भी क्वेश्चन पूछे इस पज़ल से रिलेटेड, वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो पज़ल का आपसे ये पूछा जा सकता है कि सी के और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं, एफ़ और ए के बीच में कितने बॉक्स हैं, एच के एकदम नीचे कौन सा बॉक्स है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होंगे। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम अपनी पज़ल को आसानी से बना सकते हैं। सो यहाँ फिनिश होती हैं आपकी ये 4 इंपॉर्टेंट पज़ल जो प्रीवियस ईयर में आपकी पूछी जा चुकी हैं। अगर आपको कोई भी पज़ल में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके पूरी पज़ल को खुद से सॉल्व करके देखें। ओके, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।